200 बीसी के अराउंड जब से मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था, इंडिया में दो मेजर पॉलिटिकल पावर उसके बाद राइज किया था। नॉर्थ में कुशान्स थे और साउथ में सातवाना किंगडम ने रूल किया था। ठीक है, तो इन दोनों किंगडम के बाद जो किंगडम आई थी वो गुप्ता किंगडम आई थी, जिन्होंने कुषाण एम्पायर के रूइंस पे और सातवाना एम्पायर के रूइंस पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया। गुप्ता को हालांकि वैश्य ओरिजिन का बोला जाता है, लेकिन ये सामंत थे कुषाण के फ्यूडिटरीज थे गुप्ता, और ये यूपी से स्टार्ट होके चारों तरफ फैन आउट हो गए और पैन इंडिया रूल स्थापित किया। मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी एडी तक गुप्ता किंगडम का स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर श्रीगुप्त थे और गुप्ता पीरियड को एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस जमाने में आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, और 500 सालों के बाद आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर कोई ऐसी एम्पायर आई थी, मैं गुप्ता एम्पायर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे राज किया था। समुद्रगुप्त के टाइम पे तो ये चेन्नई तक पहुंच गए थे और श्रीलंका, सिलोन तक इनका इन्फ्लुएंस था। तो समुद्रगुप्त को वी.एस. स्मिथ नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये 2 पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट रूलर्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड और सेकेंड पार्ट में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और लाइफ ड्यूरिंग गुप्ता एज देखेंगे। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचेस गुरु। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो सीधा आते हैं, राइज कैसे हुआ गुप्ता एम्पायर का। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था 200 बीसी के अराउंड, और 3rd सेंचुरी के मिडिल में मतलब 250 एडी के अराउंड, 250 एडी के अराउंड ये गुप्ता एम्पायर का राइज स्टार्ट हुआ था, जो कि पहले कुशान्स नॉर्थ में रूल करते थे और साउथ में सातवाना किंगडम रूल करती थी। तो इन दोनों का जो भी बचा हुआ एम्पायर था, इन दोनों का डिक्लाइन हो गया था, उस पर गुप्ता किंगडम का रूल स्टैब्लिश हुआ। इनको वैश्य ओरिजिन का बताया गया है। हालांकि गुप्ता किंगडम उतनी बड़ी नहीं थी, मौर्यन एम्पायर के इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी एक काफी लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को गुप्त वंश ने यूनाइटेड रखा 100 सालों से ज्यादा तक। 100 सालों से ज्यादा इनका रूल अच्छे से चला। हालांकि इनका रूल 550 एडी तक चला, लेकिन 450 एडी के बाद इनका इन्फ्लुएंस घटता चला गया। और एक बात इंपॉर्टेंट है इनके रूल की कि इनके लिए यूपी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब उत्तर प्रदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन बिहार। अभी के जितने भी इससे पहले वाले रूलर्स थे, मौर्यन और जो भी मगध अंपायर के रूलर्स थे, उनके लिए बिहार ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन गुप्ताज के लिए यूपी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यूपी में कौन कौन सा, जो मिडिल गैंजेटिक बेसिन है, गंगा यमुना का जो दोआब है, मिडिल गैंजेटिक बेसिन जिसको अनुगंगा भी बोलते हैं, वहां पे इनका इन्फ्लुएंस था। कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर थे, प्रयाग, साकेत जो कि मॉडर्न अयोध्या है, पाटलिपुत्र, मगध और ये आसपास का रीजन इनका इन्फ्लुएंस का जोन था, और ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गए। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम तो ये वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच गए थे। ये मैप में ध्यान से देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त II के टाइम ये वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच गए थे। इनका राज असम, बंगाल और ये ईस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स है इसमें। उससे पहले कि इंपॉर्टेंट रूलर्स को समझे, ये देखिए कि 375 एडी में ये जो पिंक से शेडेड रीजन है, ये इनका इन्फ्लुएंस वाला रीजन था, जहां पे ये डोमिनेट करते थे। और ये जो आउटर बाउंड्री है ये थी। अभी तक ये वेस्टर्न क्षत्रप्स को हरा नहीं पाए थे, क्योंकि वेस्टर्न क्षत्रप्स को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था। तो 375 एडी में इनका इन्फ्लुएंस यहां तक था, लेकिन 450 में देखिए इन्फ्लुएंस सीधा पंजाब तक पहुंच गया है, और ये इन्फ्लुएंस जो कोर इनका इन्फ्लुएंस है वो रीजन बढ़ता चला गया। तो ये कंपैरिजन जानना जरूरी है कि 450 एडी में ये एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, अपने पीक पे थी। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड का, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त को बोला जाता है। श्रीगुप्त फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी इन 3rd सेंचुरी एडी, जो कि कुशान्स के डाउनफॉल के बाद, कुशान्स का डाउनफॉल अराउंड 230 एडी में हुआ था। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में है, देखिए, फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसके बाद 20-25 सालों तक इंडिया पे मुरुंडास का शासन हुआ। 250 एडी तक मुरुंडास का शासन हुआ, और उसके बाद ये गुप्ता इन्फ्लुएंस आया इंडिया पे। यूपी से स्टार्ट हुआ था और पूरे इंडिया में फैला था। तो श्रीगुप्त फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी इन 3rd सेंचुरी एडी, और ही यूज्ड द टाइटल ऑफ महाराजा। वैश्य ओरिजिन के कारण, वैश्य ओरिजिन था इनका, इसके कारण आपको ये ब्राह्मणों को काफी सारे लैंड ग्रांट्स देते दिखेंगे, सारे रूलर्स गुप्त वंश के,
और ये पॉम्पस टाइटल यूज करते दिखेंगे आपको, जैसे महाराज धीराज, महाराज, कविराज, इस तरह के पॉम्पस टाइटल यूज करते दिखेंगे और मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते दिखेंगे, शादी के द्वारा की गई संधि करते दिखेंगे, क्योंकि ये वैसे ओरिजिन के थे, इनको लेजिटिमेसी चाहिए थी। तो सबसे पहले श्रीगुप्त इंपॉर्टेंट रूलर, श्रीगुप्त फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी इन 3rd सेंचुरी एडी। उसके बाद घटोत्कच आते हैं, ही सक्सीडेड श्रीगुप्त, और घटोत्कच ने भी महाराजा का टाइटल लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है गुप्ता पीरियड में वो है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने रूल किया था 319 से 334 एडी तक, और इन्हीं से बोला जाता है कि गुप्ता एरा का स्टार्ट हुआ था। उन्होंने चंद्रगुप्त वन ने टाइटल लिया था महाराज धीराज का, और इन्हीं के टाइम से गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था। गुप्ता एरा 319 एडी से स्टार्ट हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग मैट्रिमोनियल अलायंसेस के लिए भी जाने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त ने जो लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमार देवी जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे शादी की थी, और इनसे शादी करने का दो फायदा हुआ। पहले तो जो लिच्छवी प्रिंसेस थी वो क्षत्रिय क्लैन की थी, और क्षत्रिय क्लैन की होने की वजह से इनको लेजिटिमेसी मिली, और इस मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से इनको बिहार और नेपाल का कंट्रोल मिला। ठीक है, तो ये थी चंद्रगुप्त की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और इनका जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त का कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था। इनकी जो शादी हुई थी कुमार देवी से, कुमार देवी और इनकी शादी से इनके बेटे समुद्रगुप्त ने फिर रूल करना स्टार्ट किया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वी ए स्मिथ, ठीक है, क्योंकि ये अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाते हैं। और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्रा भी बोला जाता है। लिच्छवी दौहित्रा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवी, क्योंकि कुमार देवी और चंद्रगुप्त के बेटे थे, तो इनको लिच्छवी दौहित्रा भी बोला जाता है। और इन्होंने काफी सारी कॉइन जारी की थी, जिसमें आपको चंद्रगुप्त और कुमार देवी दिखेंगी। तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना जाता है। इनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ही रूथलेस थे। आसपास के जो किंगडम थे उनको ये इन्होंने फोर्सिबली कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, फोर्सिबली एनेक्स कर लिया था। और ये अशोका के टोटली अपोजिट थे। अशोका वॉज नोन फॉर हिज पीस एंड नॉन एग्रेशन आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। कलिंगा के बाद, वॉर के बाद अशोका पूरी तरह से नॉन वायलेंस और नॉन एग्रेसिव हो गए थे। लेकिन ये अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाने जाते हैं। इनके कमांडर इन चीफ थे वीरसेन। वीरसेन इनके कमांडर इन चीफ थे, और वसुबंधु जो कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो इनके मिनिस्टर थे। तो इससे ये पता चलता है कि ये रिलीजियसली टॉलरेंट पॉलिसी अपनाते थे। इनकी 2-3 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जैसे इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है, जहाँ पे अशोका की भी इंस्क्रिप्शन है, और बाद में मुगल एम्पायर जहांगीर की भी इंस्क्रिप्शन है। और सारे राइवल को इन्होंने धराशाही कर दिया था समुद्रगुप्त ने। और ईरान इंस्क्रिप्शन जो मध्य प्रदेश में है वो इनके बारे में यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देती है। मध्य प्रदेश का ईरान इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, विष्णु के डिवोटी थे। इनके बारे में एक लेजेंड्स ऐसा बताते हैं कि बुद्धिस्ट किंग जो थे मेघवर्मन, शिलोंग के राजा थे। सिलोन जो मॉडर्न श्रीलंका है, वहां के राजा ने इनसे परमिशन मांगी थी मॉनेस्ट्री बनाने के लिए बोध गया में, ठीक है। और इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमंक और कविराज। कविराज का मतलब होता है किंग ऑफ पोएट्स। इन्होंने ऐसे पॉम्पस टाइटल, यहाँ पे सारे रूलर आपको ऐसे ही टाइटल लेते दिखेंगे। और इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन। हरिसेन ने ही इनके इंस्क्रिप्शन को लिखा है। हरिसेन ने इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की जानकारी दी है अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू। और इन्होंने अपना जो रूल था उसको 5 पार्ट में बांटा हुआ था। 5 पार्ट में बांटा हुआ था। पहला तो था जो गंगा यमुना का दोआब था, वहां के सारे किंगडम को इन्होंने फोर्सफुली एनेक्स कर लिया था। पहला गंगा यमुना दोआब। दूसरा जो था वो था ईस्टर्न हिमालयन स्टेट और फ्रंटियर स्टेट जैसे नेपाल, असम, बंगाल, और जहां पे इनकी पावर का वेट उन लोगों को झेलना पड़ा इन सब राज्यों को। थर्ड जो था वो था अताविका राज्य, जो कि विंध्या रीजन का जो फॉरेस्ट किंगडम्स था उनको भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले आए थे वो समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अटाविका राज्य को भी अपने कंट्रोल में ले आया था। और जो चौथा राज्य था वो डेक्कन और साउथ इंडिया का राज्य था, जहां पे कांची और तमिलनाडु की इनकी पहुंच थी। इनको पता था हालांकि कि उतनी दूर तक ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको एम्बेसी सेंड करने के लिए कहा था। और सिलोन के राजा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने फोर्सिबली पूरे इंडिया को यूनाइटेड कर लिया था, जो कि इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर बनाता है एंशिएंट इंडिया का। समुद्रगुप्त को अपने संगीत प्रेम के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि आप फिगर में देखोगे ये लूट बजाते दिख रहे हैं, मतलब वीणा बजाते दिख रहे हैं। और इन्होंने कविराज की भी उपाधि ले रखी थी। कविराज का टाइटल इन्होंने लिया था किंग ऑफ पोएट्स का। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने 380 से 412 एडी तक रूल किया था। और इसी टाइम पे जो
गुप्ता पीरियड था, काफी बड़ा हो गया था इनका साम्राज्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना टाइटल विक्रमादित्य लिया था जब इन्होंने शक राजा को हराया था। एक आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि 57 BC में एक उज्जैन के राजा ने शक राजा को हराया था, उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य टाइटल लिया था। तो इन्होंने भी, चंद्रगुप्त II ने भी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी ये टाइटल लिया था। और इनको अपने कोर्ट में नवरत्न रखने के लिए जाना जाता है। इनके 9 रत्न थे, कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वरहमीर, वरुचि, ठीक है, और वेलभट्ट, शंकु, इस तरह के नवरत्न ये कोर्ट में रखने के लिए जाने जाते हैं। और फाहिन जो थे चाइनीज ट्रैवलर, वो इन्हीं के रेन में इंडिया आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाहिन केम ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड रूल, ठीक है। और यही फर्स्ट ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन स्टार्ट किया था। ऐसे गुप्ता रूलर्स अपने गोल्ड कॉइन के लिए जाना जाते हैं। हालांकि इनकी प्योरिटी, गुप्ता के गोल्ड कॉइन की प्योरिटी कुषाण की इतनी प्योरिटी नहीं थी, कुषाण की प्योरिटी ज़्यादा थी, लेकिन गुप्ता ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने सिल्वर कॉइन इशू करने के लिए जाना जाता है। और मेहरौली में जो आयरन इंस्क्रिप्शन है, ये मेहरौली का आयरन इंस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन पे है, इसमें एक चंद्र नाम के राजा को ग्लोरीफाई किया गया है। अगर ये चंद्र नाम के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय हैं या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, तो आप इनकी पहुंच का आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी पहुंच दिल्ली तक थी, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त एक राजा हुआ करते थे, जो कि चंद्रगुप्त के एल्डर ब्रदर थे, मतलब बड़े भाई थे उनके, लेकिन उन्होंने उनको हटा के खुद गद्दी संभाल ली। और ये आपको पता चलता है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि प्ले है विशाखा दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्ले है? विशाखा दत्त की, जिन्होंने मुद्रा राक्षस पे लिखी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में एक और चीज आप देखो कि इनकी बेटी थी प्रभावती। प्रभावती की शादी इन्होंने वकाटक प्रिंस से कराई थी। ये आप वकाटक किंगडम देखो, जिससे इनको हेल्प मिला। हालांकि जिनसे शादी कराई थी प्रभावती की, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद प्रभावती ही वर्चुअल रूलर रहती हैं वकाटक किंगडम की, जिनकी मदद से इन्होंने वेस्टर्न जो शक राजा थे, शक क्षत्रप थे, उनको डिफीट किया था और अपना रूल वेस्टर्न कोस्ट तक स्टैब्लिश किया था। वेस्टर्न कोस्ट तक स्टैब्लिश किया था। और उज्जैन जो था, उज्जैन इनका सेकेंड कैपिटल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेकेंड कैपिटल क्या था? उज्जैन था। और इन्हीं के हेल्प से इनको ये वेस्टर्न कोस्ट को कंट्रोल करने का मौका मिला। इनके बारे में एक और लेजेंड फेमस है। इन्होंने एक शक किंग से ध्रुव देवी को छुड़ाया था और उसके बाद उससे शादी कर ली थी। तो ये भी इनके बारे में फेमस है। नेक्स्ट रूलर गुप्ता एम्पायर में है कुमारगुप्त I। कुमारगुप्त ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे, और जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को एक्सटेंड किया नॉर्थ बंगाल से काठियावाड़ तक, हिमालय से नर्मदा तक। और इन्हीं के रेन में हुन जो थे, हुनाज इन्वेडेड इंडिया, ठीक है। इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी, ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमारगुप्त I फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। इनका रूल 413 AD से 467 AD तक था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में। नेक्स्ट आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में एक चीज फेमस है कि इन्होंने 2 बार हुनास के अटैक से अपने किंगडम को बचाया था और इंडिया को भी बचाया था। हुनास काफ़ी रूथलेस थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्चर थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हॉर्समैन थे, और वॉरफेयर में इनसे गुप्त से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी स्कंदगुप्त ने हुनास के अटैक से 2 बार बचाया था अपने किंगडम को। इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, जैसा कि हमें भितारी पिलर से पता चलता है, ठीक है। और ये वैष्णव फॉलोअर थे, लेकिन बाकी अपने और प्रेडेसेसर्स की तरह स्कंदगुप्त भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते थे। गुप्त वंश के सारे रूलर में आप देखोगे कि सारे रूलर रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते आए हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त के बारे में एक और चीज फेमस है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक जो है, सुदर्शन लेक जो कि है गुजरात में, उसको इनके गवर्नर ने रिपेयर कराया था। इनके रूल में गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट होने लगा। काफी सारे फ्यूडेटरीज, सामंत और लोकल गवर्नर्स का राइज होने लगा। इसके बाद गुप्ता एम्पायर काफी वीक हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद पुरुगुप्त ने शासन किया 4 साल तक, कुमारगुप्त द्वितीय ने शासन किया, बुद्धगुप्त ने शासन किया, नरसिंहगुप्त ने शासन किया, कुमारगुप्त III ने शासन किया, विष्णुगुप्त ने शासन किया। विष्णुगुप्त का शासन 540 से 550 AD तक चला, और विष्णुगुप्त ही गुप्त वंश के आखिरी रूलर थे। लेकिन इनका किंगडम का डिक्लाइन क्यों हुआ, इनका एम्पायर कैसे फॉल होते चला गया, और लेट गुप्ता ये इतने थोड़े से रीजन में सिमट के रह गए। ये मैप देखो 550 AD का, 550 AD में गुप्ता यहाँ तक सिमट के रह गए थे, और बाकी सारे जगह पे बहुत सारे फ्यूडेटरीज ने अपना राज
स्थापित कर लिया था। तो 3-4 मेजर रीजन्स हैं। आर.एस. शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं 4 ऐसे मेजर रीजन्स हैं जिससे गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। पहला तो है हुनाज अटैक। हुन ने स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त के टाइम से ही अटैक करना स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने उनको रिपेल कर दिया था, उनके अटैक से बचा लिया था। लेकिन जो वीक रूलर्स आए स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, वो हुन के अटैक से अपने आप को बचा नहीं पाए। हुन का अटैक काफी स्ट्रांग अटैक था और उन्होंने मालवा और आसपास के रीजन पे अपना राज कायम कर लिया। दूसरा था यशोधर्मन रूल। यशोधर्मन ऑफ मालवा, जो कि औलिकारा सामंत से आते थे, औलिकारा फ्यूडिटरी से आते थे, वो मालवा प्रिंस थे, जो कि गुप्ता की अथॉरिटी को यशोधर्मन ने सक्सेसफुली चैलेंज किया था और इन्होंने 532 पिलर स्थापित की थी अपनी विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यशोधर्मन का रूल ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, लेकिन इनके जो चैलेंज था उसकी वजह से गुप्ता रूल को एक सीवियर ब्लो मिला। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, मैंने आपको बताया, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काफी सारे गवर्नर्स, काफी सारे सामंत फ्यूडिटरीज ने अपना अलग अलग इंडिया में राज स्थापित किया। सबसे पहले वेस्टर्न फ्रंटियर में, जो वेस्टर्न कोस्ट में, गुजरात में वल्लभी ने गुजरात पे अपना कब्जा जता लिया। हरियाणा में थानेसर ने अपना कब्जा जमा लिया। तो काफी सारे फ्यूडिटरीज की राइज होने की वजह से गुप्ता इतने छोटे राज्य में सिमट गए। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है कि इनकी इकोनॉमी खराब हो गई। इकोनॉमी खराब होने की वजह से ये लार्ज आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाए। इकोनॉमी कैसे खराब हुई? न्यूमरस रीजन है। इंपॉर्टेंट रीजन क्या क्या है? गुप्ताज ने काफी सारे लैंड ग्रांट्स दिए रिलीजियस पर्पस के लिए, और उस समय तक ईस्टर्न रोमन अंपायर से, जो कि बैजेंटाइन अंपायर का नाम से जाना जाता है, उनके साथ ट्रेड हुआ करता था, जो कि वीक हो गया। ट्रेड वीक इसलिए हुआ क्योंकि रोमन्स को भी सिल्क बनाने की कला आ गई थी। रोमन्स को भी सिल्क बनाने की कला आ गई थी। इसकी वजह से हमारा जो सिल्क एक्सपोर्ट था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया रोमन्स के लिए। एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने की वजह से, ये फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन होने की वजह से, लैंड ग्रांट्स की वजह से इकोनॉमी खराब होती चली गई, जिसकी वजह से आर्मी को मेंटेन करना मुश्किल हो गया। और लास्ट में इन्होंने अपने गोल्ड कॉइन को और कम प्योर बना दिया, मतलब उसमें सोना कम हुआ करता था गोल्ड कॉइन, लेकिन फिर भी वो इनकी इकोनॉमी को, इनकी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाई, जिससे कि इनका एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया और लेट गुप्ताज ये इतने रीजन्स में रह गए, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।